ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि वो कारण पे बार 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 फोकस करते हैं। मतलब बच्चों के पेरेंट्स वो बार बार उन्हीं चीज़ों को लेके ये करते रहते हैं कि हम ये नहीं किए होते तो ऐसा नहीं होता, हम वो नहीं किए होते तो ऐसा नहीं होता। ऐसा इनके दिमाग में हमेशा घूमते रहता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनको उनसे बात की, उनका काउंसलिंग किया तो उसमें समझ में आया कि हाँ, ये कारण को लेके ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। किसी किसी केस में क्या है कि अगर मतलब जैसे कि मदर है, वो अपने मायके जाके रहने लगी, ससुराल में नहीं रही, बच्चा वहाँ हुआ, आपस में कुछ अनबन थी या फिर जो भी हुआ, बच्चे को प्रॉब्लम हो गई स्क्रीन टाइम वगैरह देने की वजह से या फिर जो भी कारण की वजह से, अगर इस तरह के केसेस आ गए तो उनके ससुराल वाले कुछ वैसा कहेंगे कि वो वहाँ गई इसलिए हुआ ऐसा वैसा, तो हम नहीं जानते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें। कारण में कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे कि और सब तो ठीक है सर, चलिए मान लिया कि स्क्रीन टाइम देने की वजह से, सोशल इंटरेक्शन कम हुआ इसकी वजह से, या फिर जो भी चीज़ें हैं इसकी वजह से है। लेकिन क्या हो कि अगर कुछ इसमें हेरिडिटरी कॉज भी हो, मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ ही हो, तो जेनेटिक्स में जनरली देखा जाता है मैटरनल और पैटर्नल साइड से कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं थी ना, तो इससे पता लगा लिया जाता है। पहले तो पूछ के हिस्ट्री जब लिया जाता है तो उसमें फैमिलियल हिस्ट्री भी ली जाती है। पहले तो बच्चे के जन्म से लेकर सारी हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसके बाद मदर प्रेगनेंसी के टाइम में क्या हेल्थ का कैसा कंडीशन था, मदर के फिजिकल हेल्थ कैसा था, मेंटल हेल्थ कैसा था, परिवार में किसी तरह का झगड़ा तो नहीं था ना, स्ट्रेस वगैरह तो नहीं था ना, तो इस पे ये करा जाता है। ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद फैमिलियल हिस्ट्री ली जाती है, मैटरनल साइड से और पैटर्नल साइड से, मतलब मदर के साइड से और फादर के साइड से। तो एक दो जनरेशन तक तो सबको पता है कि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, तो मतलब कि उस पर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। और ज़्यादातर केसेस ऐसे नहीं होते हैं, 5 से 10% केसेस में ऐसा होता है कि उधर से आ रहा हो अभी के समय में। हम ये नहीं कर रहे हैं कि क्या ये है हमेशा की बात हो रही है, नहीं, अभी के समय में ऐसा ही होता है कि 5 से 10% केसेस में ऐसा होता है। तो अब रही बात कि आप वो जेनेटिक्स और हेरिडिटरी और इन सब चीज़ों को छोड़ दें, उस पर बार बार ध्यान लगाने से क्या होगा ना कि आपको ये होगा कि आप पाएंगे कि आपको स्ट्रेस होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। और फिर उसके बाद अगर मान लिया कि वो है भी, एक तरह से हम मान भी लेते हैं कि अगर हेरिडिटरी कॉज है भी, जेनेटिक्स से रिलेटेड है भी, तो उसको क्योर नहीं किया जा सकता। मतलब वो जहाँ से प्रॉब्लम आई वो क्योर नहीं हो सकता। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी उसमें भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही होना है। तो फिर हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पे क्यों नहीं ध्यान दें, हम बिना मतलब के कारण के फेर में क्यों रहें। जैसे कि एक कहावत है भी हमारे में कि आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठली गिनने का क्या मतलब है। तो ये वाली बात है। तो अब हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों का इसमें जेन्युइन सवाल होता है। जेन्युइन सवाल जैसे कि कल एक मैडम है, वो यूके से हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी बच्ची 2 सवा 2 साल की है। तो वो कुछ कुछ उस तरह का अपना सवाल पूछते रहती हैं, उनका जेन्युइन सवाल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर रिप्लाई कर देना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि बचपन में क्या हुआ कि बच्ची बहुत बार गिरी भी है। जैसे बेड पर से बच्चे अक्सर गिर जाते हैं, पालने में हैं, उससे गिर गए, बेड पर से गिर गए, नीचे गिर गए, थोड़ा चोट लगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि बचपन से तो बच्चे बहुत बारी गिरते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है क्या ऑटिज्म, या फिर इससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने सोचा कि आप लगभग लोगों का सवाल इसी तरह का होगा। उनके बच्चे को कभी सिर पे चोट लगी होगी, कभी गिरा होगा, कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टेंशन और स्ट्रेस और किसी तरह की चिंता करने से पहले चीज़ों को जान लेना चाहिए। हम बात करते हैं जब ब्रेन की ना, ब्रेन हमारा दिमाग जो है, तो ब्रेन जो है वो ये जो ऊपर से दिख रहा है टोपी के नीचे वाला जो है वो ब्रेन नहीं, टोपी के जो नीचे है ये ब्रेन बॉक्स है। ब्रेन बॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। तो ये स्कल बोन से मिलके बना हुआ है क्रेनियम। मतलब कि जैसे कि नारियल होता है, तो नारियल है, तो नारियल के ऊपर एक हार्ड खोली चढ़ाई हुई है, तो वही हार्ड खोली ये हमारा ब्रेन बॉक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। तो अब क्रेनियम के अंदर अब जब आप जाएंगे तो डायरेक्ट क्रेनियम के, जैसे कि हम लोग नारियल का ये करते हैं, फोड़ते हैं ऊपर का लेयर तो अंदर नारियल मिल जाता है, वैसा नहीं होगा। क्रेनियम के अंदर जब आप जाते हैं तो ब्रेन तो वहाँ नहीं है,
ब्रेन के ऊपर 3 लेयर होते हैं, उसके कवरिंग लेयर उसको प्रोटेक्टिव कुशन प्रोवाइड करते हैं, उसको बचाने के लिए ये करते हैं। तो ब्रेन जहाँ पे हमारा है वो उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, उसके बाद तब जाके हमारा एक क्रेनियम ब्रेन बॉक्स होता है। तो सबसे बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि आप समझिए कि ये जैसे कि एक ये अगर ब्रेन है तो इसके ऊपर एक लेयर हमने ये चढ़ाया, फिर ये ब्रेन यहाँ इमेजिन करें तो ये एक लेयर चढ़ाया और फिर एक ये लेयर चढ़ाया, 3 लेयर में ये कवर हो रहा है। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं ड्यूरामेटर, उसके नीचे जाएंगे तो एरेक्नोइड मेटर, उसके नीचे जाएंगे तो पाया मेटर। ये मेनिंजेज के लेयर बोलते हैं। मेनिंजेज मतलब कि ब्रेन का कवरिंग लेयर। अब मेनिंजेज, आप लोग मेनिंजेज नहीं समझ रहे होंगे तो मेनिंजाइटिस आपने सुना होगा। तो मेनिंजाइटिस, इन्हीं में किसी तरह का इन्फ्लामेटरी चेंज होता है तो मेनिंजाइटिस, तो हाई ग्रेड फीवर वगैरह होता है। और ब्रेन का एनाटॉमिकल नेम होता है एनसेफेलाइटिस। तो इसलिए सॉरी एनसेफेलॉन। तो एनसेफेलॉन में अगर किसी तरह का इन्फ्लामेटरी चेंज हुआ तो उसको एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो मतलब कि ब्रेन में इन्फ्लामेटरी चेंज हुआ तो बच्चों में, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ एक ये होता है ना मुजफ्फरपुर बिहार में, वहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस का। तो एईएस बोलते हैं, एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। हर साल कई सारे बच्चे उसमें मर जाते हैं। तो ये बच्चों में ये कॉमन है एनसेफेलाइटिस होना। तो ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ के इन्फ्लामेटरी चेंजेस। तो अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कवरिंग लेयर की। तो एनसेफेलॉन मतलब कि हमारा ब्रेन, इसके ऊपर आया ये पाया मेटर पहला लेयर, जस्ट इसके ऊपर आया एरेक्नोइड मेटर, ये दूसरा लेयर अगर नीचे से बात कर रहे हैं तो, और फिर इसके ऊपर आया ड्यूरामेटर। ये 3 लेयर में कवर हुआ। अब ये जो सबसे ऊपरी लेयर है ड्यूरामेटर, जस्ट उसके नीचे एरेक्नोइड मेटर, उसके नीचे पाया मेटर, सबके बीच में स्पेस खाली होता है। तो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मेटर के बीच के स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। सब ड्यूरल, अब ये हो गया एरेक्नोइड मेटर और पाया मेटर के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, जहाँ पे कि CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो जब चेक करना होता है किसी तरह का ब्रेन में किसी तरह का इन्फ्लामेटरी चेंज, स्पाइन में कोई ये हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह, इन्फ्लामेशन वगैरह, तो CSF निकाल के उसको चेक किया जाता है। तो वो CSF मतलब कि एक ये मैं समझिए ना कि वो पल्पी स्ट्रक्चर, एक लिक्विड समझिए जिसमें कि फ्लोटिंग स्टेट में हमारा ब्रेन। तो ये हमने रफ ये में समझा दिया। इसको बाद में हम पूरा ब्रेन का लिए मॉडल ला के आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, कुछ दिन के बाद से हम वो शुरू कर रहे हैं। तो ये इतनी सेफ्टी के साथ हमारा ब्रेन रखा गया है जहाँ पे कि पहले तो इतना हार्ड बोन का लेयर है, ये बोनी लेयर है। तो किसी तरह का चोट लगेगा तो सबसे पहले तो जर्क को यही रोक लेगा। इससे अगर जर्क गया भी अंदर तो क्या होगा कि यहाँ ड्यूरामेटर है, उसके बाद एरेक्नोइड मेटर है, पाया मेटर, तब तो ब्रेन है। तो वहाँ तक जनरली बच्चे गिरते हैं तो वहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँचेगी। और ब्रेन फ्लोटिंग स्टेट में है। फ्लोटिंग स्टेट में मतलब कि वो तैर रहा है, वो CSF में तैर रहा है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। इसलिए ना कभी माथे पे चोट लगता है तो झन से करता है, थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आता, मतलब कि वो इधर उधर अपना ये हो गया, उसके बाद से नॉर्मल। तो इस पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो गिरा तो इसकी वजह से ये हुआ तो उसकी वजह से हो गया। क्या इतनी जल्दी ब्रेन डैमेज नहीं होता है जब तक कि कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट नहीं लगे, कोई जाके अंदर गड़ न जाए, कुछ चुभ न जाए, तब तक ब्रेन डैमेज नहीं हो सकता है। अब सीवियर हेड इंजरी हो गई, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए तो हेलमेट वगैरह बोला जाता है कि प्रॉपर तरीके से लगा के चलने के लिए कि ये बचा रहे, नहीं तो सीधा डायरेक्ट टकरा जाएगा कहीं ऐसे, तब तो जाके ब्रेन में प्रॉब्लम होगी। ऐसे बच्चे जो गिरते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन चीज़ों को आप लोग बिना अननेसेसरी इसको सोच के आप लोग परेशान नहीं हो। और देखिए क्या होता है कि ऑटिज्म का क्या है ना कि एग्जैक्ट कॉज आर स्टिल अननोन, इसके बारे में बोला जाता है। एग्जैक्ट कॉज है जिसके पता नहीं है। अभी ये करा जा सकता है कि ये संभावित कारण, पॉसिबल रीजन्स में ये आते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इसकी वजह से ये हुआ है। तो जिन चीज़ों का क्या होता है ना कि एग्जैक्ट कॉज नहीं पता हो ना, उनमें सिर्फ लक्षणानुसार इलाज होता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है। और ऑटिज्म बहुत सारे जगहों से आपने सुना होगा कि क्योर नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटिज्म क्योरेबल है।
डिजॉर्डर की सीवियरिटी क्या है वो जानना होता है, उसके लिए सही प्लान करना होता है, उसके लिए डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी होती है, डाइट सही करना होता है, तो ऑटिज्म क्योर होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई हो, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं देश दुनिया जहाँ से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, और ऑटिज्म आपने सुना है कि क्योर नहीं होता है, तो हम ये कह रहे हैं कि क्योर होता है, तो आप अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हमारा ऑनलाइन सेशन चलता है। जो लोग जुड़ना है, ये मैनेजमेंट का हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क करके और फिर उसके बाद प्रोसेस जान सकते हैं कैसे जुड़ना होता है। सैटरडे संडे में असेसमेंट होता है, उसके बाद से आप हमारे साथ रेगुलर सेशन में जुड़ सकते हैं। हम फोकस करते हैं आपको ट्रेन करने के लिए कि आप कैसे बच्चे को ठीक करेंगे। जैसे एक सवाल का मैंने ये लिया, किसी पेरेंट्स ने ही पूछा था, इसी तरह आपके भी मन में हजारों सवाल होंगे, लेकिन हमने तो ये ओवरऑल बातें बताई। आपके बच्चे के लिए स्पेसिफिक जो सवाल होगा वो तो आप स्पेसिफिकली पूछेंगे ना, उसका रिप्लाई भी एक स्पेसिफिक होगा। ओवरऑल ग्रॉस वाला रिप्लाई तो नहीं होगा ना कि जो सब में बता रहे हैं वही आप में होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए सही एक क्या होता है कि एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जिसको कि फॉलो करने से बच्चे में एकदम पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हो। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।